तो स्वागत है। आज हम ओशो के एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्यार को, जिसे हम एक साधारण क्रिया समझते हैं, उसे एक बहुत ही गहरे, एक ध्यान के अनुभव में बदला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे सफर को कैसे तय करेंगे। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक सोच से, मानसिकता से, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वहां तक पहुंचेंगे जहां इंसान अकेले ही ध्यान कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, इस पूरी प्रैक्टिस को अपनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सोच में एक बुनियादी बदलाव लाया जाए। चलिए समझते हैं कि वो बदलाव है क्या। ओशो का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी जो जड़ है समस्या की, वो ये है कि हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है कि प्यार या प्रेम करना एक पाप है। और इसी सोच की वजह से मन में एक अपराध बोध, एक गिल्ट आ जाता है और हर चीज़ में बस जल्दबाजी रहती है। तो सबसे पहला कदम क्या है? वो है इस गिल्ट से, इस अपराध बोध से बाहर निकलना। मतलब प्यार को एक पाप की तरह नहीं, बल्कि कह सकते हैं अस्तित्व का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा मानना। एक ऐसा तोहफा जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, तो जब हमारी सोच बदल गई, तो अब बात आती है माहौल की। उससे कैसे बदला जाए? चलिए देखते हैं कि एक सही माहौल बनाना इतना जरूरी क्यों है। ओशो कहते हैं कि जिस जगह पर यह अनुभव हो, उसे एक मंदिर की तरह मानना चाहिए, बिल्कुल पवित्र। वहां का माहौल ऐसा होना चाहिए जो दिल में एक सम्मान, एक शुक्रगुजार होने का भाव पैदा करे। और इस पवित्र माहौल में जाहिर है जल्दबाजी की तो कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए फोर प्ले को बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी बताया गया है। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि उस पूरे अनुभव का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्त्री और पुरुष के शरीर वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। पुरुष की जो कामुकता है वो एक जगह पर सेंटर्ड होती है, लेकिन स्त्री का पूरा शरीर ही संवेदनशील होता है। तो उसे उस चरम आनंद, उस परमानंद तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, ताकि उसका पूरा शरीर उस आनंद से भर सके। ठीक है, तो माहौल तैयार है, मानसिकता भी सही है। अब हम आते हैं इस पूरी प्रैक्टिस के सबसे गहरे, सबसे अहम हिस्से पर, यानी ध्यान की असली तकनीक पर। ये तकनीक चेतना से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने रखती है। एक सवाल है, जब दो लोग प्यार कर रहे होते हैं, तो असल में वहां कितने लोग मौजूद होते हैं? शायद पहली बार में लगे कि जवाब 2 है, लेकिन ओशो के मुताबिक जवाब है 4। पुरुष, स्त्री और उन दोनों के अंदर मौजूद 2 साक्षी। तो ये साक्षी है क्या आखिर? देखिए, ये आपके अंदर की वो चेतना है, वो अवेयरनेस है, जो बिना कोई जजमेंट पास किए, बिना ये सोचे कि क्या सही है क्या गलत, बस सब कुछ देख रही है। ठीक वैसे ही जैसे एक आईना जो बस आपको दिखाता है, कुछ कहता नहीं है। साक्षी भाव का ये जो अभ्यास है, ये शारीरिक क्रिया के दौरान भी चलता रहता है, और इसके लिए भी ओशो कुछ बहुत खास बातें बताते हैं। चलिए वो भी देखते हैं। ओशो मिशनरी पोजीशन को, मतलब पुरुष के ऊपर होने वाली मुद्रा को बिल्कुल सही नहीं मानते, बल्कि वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उनका मानना है कि ये जो मुद्रा है ये नेचुरल नहीं है और इसे पश्चिम से लाया गया है। तो फिर बेहतर क्या है? माना गया है कि जब स्त्री ऊपर होती है तो वो मुद्रा ज्यादा बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे स्त्री ज्यादा एक्टिव रह पाती है और इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि दोनों एक साथ परमानंद तक पहुंचे। अब बात करते हैं परमानंद के अनुभव की। जो पहला जाना पहचाना अनुभव होता है, उसे ओशो शिखर ऑर्गेज़म का नाम देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके फौरन बाद अलग नहीं होना है। और यहीं पर एक बहुत ही नई और गहरी बात सामने आती है। अगर पार्टनर एक दूसरे के साथ रुके रहें, तो जब वो ऊर्जा धीरे धीरे शांत होती है, तब एक और अनुभव होता है जिसे घाटी ऑर्गेज़म कहते हैं। और ये पूरा अनुभव खत्म होता है आफ्टर प्ले के साथ। ये वो समय है जब एक दूसरे की मालिश की जा सकती है, अच्छा संगीत सुना जा सकता है, या अगर मन करे तो साथ में डांस भी किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भी वो साक्षी भाव बनाए रखना है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब अभ्यासों का, इन सब प्रैक्टिसेस का आखिर मकसद क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें आखिर ले कहाँ जाती हैं।
देखिए, एक साथी के साथ साक्षी भाव का अभ्यास करना ये असल में एक ट्रेनिंग है, एक तैयारी है। असली मंजिल तो है इस पूरे अनुभव को बिना किसी के साथ बिल्कुल अकेले ही महसूस कर पाना। तो यहाँ पर प्रेम और ध्यान का एक बहुत ही गहरा रिश्ता सामने आता है। मतलब प्रेम का इस्तेमाल हो रहा है ध्यान सीखने के लिए, और जब ध्यान गहरा होता है तो वो प्रेम को और भी ज्यादा समृद्ध कर देता है। ये दोनों एक दूसरे को बेहतर बनाते जाते हैं। और इस अभ्यास का असर आपके व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता है। आप पहले से ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, और जो जलन, गुस्सा और नफरत जैसी नेगेटिव भावनाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो ये था ओशो का वो नजरिया जो प्रेम और ध्यान को एक कर देता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर क्या बदलता है जब प्रेम ध्यान का रास्ता बन जाए और ध्यान प्रेम का। इस पर सोचिएगा जरूर।